मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज शुरू की हुई थी और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली हमने 27 एंट्रीज डिस्कस कर ली है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको वो एंट्रीज समझ आ रही हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वो डाउट हमसे पूछिए और साथ साथ इसे रिवाइज करते चलिए। तो बाकी की जो ट्रांजैक्शंस, बाकी की जनरल एंट्रीज आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज 28th वाली जो एंट्री आ जाएगी, इसमें क्या लिखा है? मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हो जाता है बैंकक्रप्ट हो जाना, दिवालिया निकल जाना, बिजनेस डूब गया, फ्लॉप हो गया। ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे द मनी। तो मोहन अब दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसा पे करने के लिए नहीं है अपनी लाइबिलिटीज के लिए, तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकता। अब तो यहां पर आगे लिखा कि 40 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एज फाइनल पेमेंट आउट ऑफ ₹2000। 40 पैसा वर्ड भी लिखा हो सकता है, 40% भी लिखा हो सकता है। तो हमने मोहन से 2000 रुपीज लेने थे। उसने कहा कि भाई, उसने हाथ खड़े कर दिए कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए। हां, इतना यह है कि मेरे पास अभी जो परिस्थिति के अकॉर्डिंगली मैं आपको 40 पैसा मीन्स अगर आपको मैंने ₹1 देना था, मीन्स 100 पैसा देना था, मैं आपको उसके बदले में 40 पैसा मीन्स 40% अमाउंट पे कर सकता हूं। दैट्स इट। तो 2000 का 40% अगर हम करते हैं या 40 पैसा करते हैं तो वो 800 रुपीज आ जाएगा। तो मोहन ने क्या बोल दिया कि मैं आपको 2000 के बदले में या जितना मैंने पैसा देना था, 2000 जो देना था, मैं आपको अब सिर्फ 800 रुपीज ही दे सकता हूं और बाकी का जो 1200 रुपीज है वो हमें अब नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। तो वो जो पैसा हमें नहीं मिल पा रहा, उस पैसे को हम बोलते हैं बैड डेट्स। उसे क्या बोलेंगे हम? बैड डेट्स। जो हमारे डेटर्स, मोहन इज ए डेटर ना, हमारे लिए मोहन डेटर है। जो मेरा डेटर है, मेरे जो डेट्स है, जब वो बैड हो जाएंगे, मेरे को पैसा मिलने की उम्मीद जब नहीं रहेगी, तो उन्हें हम बैड डेट्स कहते हैं। और बैड डेट्स बिजनेस के लिए लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। तो वी आर हैविंग 3 अकाउंट्स इन दिस ट्रांजेक्शन। वन इज कैश अकाउंट, अनदर इज बैड डेट्स एंड द थर्ड वन इज मोहन से पैसा लेना था। ठीक है, साथ साथ आप भी लिखते चलिए कि कौन सा ये कैश अकाउंट कौन सा है, बैड डेट्स कौन सा है और मोहन से अकाउंट क्या है। तो कैश अकाउंट आ जाएगा एसेट, बैड डेट्स एक्सपेंस, और मोहन से पैसा लेना था तो मोहन भी एसेट, क्योंकि वो डेटर है, उससे पैसा लेना था। हमें कैश मिला, जब हमें कैश मिलेगा तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, ठीक है। बैड डेट्स एक्सपेंस, मेरे एक्सपेंसेस, मेरे लॉसेस इंक्रीज हो गए, मेरे को नुकसान और ज्यादा हो गया, इंक्रीज हुआ। और मोहन ने हमें पैसा दिया, जितना भी दिया, तो जिस कारण से हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एसेट इंक्रीज होता है, जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा, तो क्या करते हैं? जब एसेट इंक्रीज होता है बच्चों, तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसे हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुआ, क्रेडिट। तो इसमें कैश डेबिट होगा, बैड डेट्स डेबिट होगा, और मोहन का जो अकाउंट है, नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हमने पक्का लिखना है, मोहन्स अकाउंट, और यू कैन सिंपली राइट मोहन, तब अकाउंट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो कैश डेबिट हो गया, बैड डेट्स डेबिट हो गया, और मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिया वो देखते हैं। An amount previously written off, it is ये W/O
W/O का मतलब होता है रिटर्न ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिखी है रिटर्न ऑफ की। एन अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हैज नाउ बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। तो जो पैसा था, तो मोहन से पहले, मोहन ने जो पहले हमें कहा कि अब मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, इसकी अमाउंट भी मैं आपको लिख देता हूं। हमारे पास कैश में कितना आएगा 800, हमारा पैसा डूब गया, सॉरी 800 हमें मिलेगा, लेना 2000 था और 1200 रुपीज बैड डेट्स आ जाएंगे। कितने रुपीज बैड डेट्स आ गए 1200 रुपीज। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हम पहले पढ़ रहे थे, अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड, हमने पहले जब मोहन ने क्या कहा कि भाई मेरे पास अब पैसा नहीं है देने के लिए, तो बैड डेट्स हमने लिख दिए। तो आफ्टर सम टाइम जब मोहन की परिस्थिति अच्छी हो गई, उसने फिर से पैसा कमाना शुरू हो गया। अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। तो मोहन की जब पोजीशन, उसकी परिस्थिति बेहतर हो गई, तो मोहन हमारे पास आया और उसने कहा मैंने पहले आपको पैसा पूरा नहीं दे दिया था, पैसा पूरा नहीं दे पाया था, पैसा डूब गया था। अब मोहन हमें आउट ऑफ दैट 1200 या जितना भी पैसा इसका बैड डेट्स था, आउट ऑफ दिस मोहन हमें 700 रुपीज दे के चला गया कि मेरे पास अब कंडीशंस अच्छी हैं, यू कैन टेक 700 रुपीज फ्रॉम मी। तो ये जो 700 रुपीज है, इसकी जर्नल एंट्री अक्सर बच्चों से गलत हो जाती है। वो कैश और मोहन का नाम लिख देते हैं। यहां पर लिखा है अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हैज नाउ बीन रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। तो एक अकाउंट तो कैश है, वो तो सही लिखते हैं बच्चे, और दूसरा जो अकाउंट है वो बच्चे मोहन का नाम लिख देते हैं। इधर मोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि मोहन का अकाउंट ऑलरेडी ऊपर खत्म हो गया। 2000 लेना था, 800 मिला, 1200 डूब गया। मोहन का चैप्टर क्लोज, मोहन का चैप्टर ऊपर ही क्लोज हो गया। जब उसने 2000 हमने लेने थे, 800 दिया, 1200 नहीं मिला, हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, पेज फाड़ दिया, खत्म कर दिया। असल में नहीं करेंगे ऐसे कि मैंने ऐसे बोल दिया कि पेज फाड़ दिया तो सच्ची में बुक्स ऑफ अकाउंट से पेज ही फाड़ दिया। कहने का मतलब आ गया कि हमने उसका अकाउंट खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, अब उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मोहन अब हमारे पास आया और उसने कहा कि मैंने 700 रुपया, मैंने आपको पहले कुछ 1200 देना था, नहीं दे पाया था, आप 700 रुपीज ले लीजिए। तो ये जो 700 रुपीज मोहन हमें देकर गया, किस में से? जो पहले बैड डेट्स हो गए थे, जो पैसा हमारा पहले डूब गया था, आउट ऑफ दिस मोहन ने हमें पैसा दिया। हमें कौन सा पैसा रिकवर हुआ? हमें बैड डेट्स का पैसा, हमें बैड डेट्स का पैसा रिकवर हुआ। तो इससे हम क्या लिखेंगे? जो पहले बैड डेट्स थे अब वो रिकवर हुए। जो पहले बैड डेट्स थे अब वो हमें रिकवर हुए, तो इसका नाम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आ जाएगा। इसका नाम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि ये जो पैसा हमें मिला, ये कहां से मिला? कौन सा पैसा मिला? तो भाई जो ऊपर बैड डेट्स थे वही पैसा मिला। तो जो पहले बैड डेट्स थे अब वो रिकवर हो गए, तो अकाउंट क्या बन गया? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। वेरी सिंपल। तो अब इसमें हमारे पास कैश कौन सा अकाउंट होता है बच्चे, बताइए मुझे? कैश इज एसेट और बैड डेट्स रिकवर्ड, पैसा मिला, तो ये रेवेन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये रेवेन्यू। एसेट इंक्रीज हुए, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। जब एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट, और जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है क्रेडिट। जब एसेट इंक्रीज होता है तब क्या करते हैं हम? डेबिट। और जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तब क्रेडिट। एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी इसके बीच में छुपा हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000
सोल्ड फॉर ₹3500। 3000 रुपए की गुड्स थी जिसकी कॉस्ट 3000 थी, उसको हमने 3500 रुपीज में बेच दिया। अभी तक हमने सेल्स की पहले भी एंट्री की होंगी, समझाई होंगी मैंने आपको, और उसमें सिंपल लिखा होगा गुड्स सोल्ड फॉर ₹3500, यही लिखा होगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3500, गुड्स सोल्ड टू रहीम 3500। तो वहां पर वर्डिंग अलग थी, यहां पर थोड़ी सी वर्डिंग चेंज हो गई। तो थोड़ी सी भी वर्डिंग चेंज हो गई, बच्चे घबरा गए। अब यहां पर क्या आ गया, कॉस्ट वर्ड लिख दिया, गुड्स कॉस्टिंग 3000 सोल्ड फॉर 3500। तो बच्चों के दिमाग में सीधे क्या जाता है, 3000 की चीज 3500 में बेची, 500 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट भी लिखना चाहिए। तो बच्चे इसमें प्रॉफिट भी लिख देते हैं। जब हम गुड्स, जिन गुड्स में हम डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जितने की खरीदते हैं वो पूरी अमाउंट परचेजेस में, जितने की बेची पूरी अमाउंट सेल्स में। हम प्रॉफिट को हर एक एंट्री में कैलकुलेट नहीं करते। जिस बिजनेस में हम डील करते हैं, जिन गुड्स में हम डील करते हैं, उनमें पर ट्रांजैक्शन, पर एंट्री हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते। एट द एंड ऑफ द ईयर हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के साथ नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। तो यहां पर दो ट्रांजैक्शंस, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। हमने गुड्स बेची, कैश पर बेची, एक कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या हमारे लिए, कैश इज एसेट, सेल्स इज रेवेन्यू, सेल्स इज रेवेन्यू। एसेट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। जब हमने गुड्स बेची, पैसा आया, तो कैश क्या है, इट इज एसेट। एसेट इंक्रीज हुआ, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 6 जो जनरल एंट्रीज हैं, इनमें एक स्पेशल एक्सपेंसेस डिस्कस मैं आपसे करूंगा। ऑलरेडी मैंने इनका कंसेप्ट समझाया हुआ है, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेरे ख्याल से हेडिंग होगी चैप्टर की, जिसमें मैंने एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये बाकी की एंट्रीज करने से पहले, समझने से पहले, आप मेरा वो लेक्चर जिसमें मैंने स्पेशल एक्सपेंसेस डिस्कस किए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। पहले आप वो लेक्चर सुनिए एंड आफ्टर दैट आप ये बाकी के ट्रांजैक्शंस को समझिएगा। तो स्टिल मैं साथ साथ पुराना वाला भी रिवाइज करवा दूंगा, बट आपने वो लेक्चर पक्का गो थ्रू करना है। अब आ जाइए, यहां पर क्या लिखा है, सैलरीज ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब मेरी इस साल की जो सैलरीज थी, करंट ईयर की जो सैलरीज थी, मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ, मेरा मंथ क्लोज हुआ, मैंने वो सैलरीज अभी तक पे नहीं की। मैंने पे करनी थी बट किसी वजह से, कोई भी कारण, कोई भी रीजन हो सकता है, मैंने वो सैलरी पे नहीं की, मैंने वो सैलरी पे नहीं की। तो मेरे लिए वो बोझ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है वो सैलरी पे करना, ठीक है। वो सैलरी पे करना मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो हमारा एक अकाउंट यहां पर जो होगा, दैट विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग
सैलरीज अकाउंट। अब जिन बच्चों ने एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक्रूअल कंसेप्ट अब इधर यूज होगा। तो मैं इसलिए पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स नहीं आते होंगे तो यहां पर गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस पर होती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या जाता है कि हमने जब अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें वो सब खर्चे और सब इनकम्स लेनी होंगी, अकाउंट फॉर करनी होंगी जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं। वो सब खर्चे चाहे हमने पे किए हैं या नहीं किए, तो जो खर्चे हमने पे नहीं किए उसको भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जो बाद में डिस्कस करूंगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने एक साइड इनकम लिखी, एक साइड खर्चे लिखे। जब मैंने खर्चे लिखने हैं तो जो मैंने पे नहीं भी किए मुझे वो भी खर्चे लिखने होंगे। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, ठीक है। और जब हमने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करना होगा, हमने करंट ईयर के ही, हमने जब प्रॉफिट निकालना है हमने करंट ईयर के ही खर्चे और इनकम लेनी है। हमने ना पिछले साल का कोई खर्चा लेना है, ना पिछले ईयर की कोई इनकम इस करंट ईयर में लेना है, ना ही फ्यूचर का कोई एक्सपेंस और इनकम को अपने बुक्स में शो करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जिस ईयर के हम अकाउंट्स बना रहे हैं उसी ईयर के खर्चे और इनकम्स को लेना होगा। सो वी आर हैविंग वन इज सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सैलरी मेरी ड्यू हो गई, मैंने पे करनी थी बट पे नहीं कर पाया, तो सैलरी इज एक्सपेंस फॉर मी, एक सैलरी अकाउंट आ जाएगा। और दूसरा हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आ जाएगा। एक सैलरी अकाउंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो सैलरीज क्या है हमारे लिए? सैलरीज इज, ऊपर आ जाओ, सैलरीज इज एक्सपेंडिचर, सैलरी इज एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी। तो सैलरीज जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, मैंने क्या बताया था आपको, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, सैलरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड ₹30,000। पिछले साल की जो सैलरी थी, जो सैलरी हमारी प्रीवियस ईयर की है, उससे हमने पे किया करंट ईयर में ₹30,000। कितना पे किया? 30,000। सो वी आर हैविंग टू अकाउंट्स। जो पिछले साल की सैलरी थी, जो अभी तक पे नहीं की, जो पिछले साल की सैलरी थी अभी तक हमने पे नहीं की, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, और पे किस फॉर्म में की? कैश के फॉर्म में की। किस फॉर्म में पे की? कैश की फॉर्म में पे की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज माई लायबिलिटी, दिस इज माई लायबिलिटी। और कैश क्या है? कैश इज माई एसेट। कैश क्या है? एसेट है। लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। और किस फॉर्म में पे की? कैश की फॉर्म में पे की, तो कैश भी डिक्रीज हो जाएगा, कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। तो लायबिलिटी जब हमारी डिक्रीज हो गई तो इसे हम डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज होगा
तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसे हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड 10,000। जो आने वाला ईयर है मैंने उसकी सैलरी पे कर दी, आने वाले ईयर की सैलरी पे कर दी, और जो पहले सैलरी पे कर दी दैट इज सैलरी पेड इन एडवांस। मैंने सैलरी एडवांस में पे कर दी, जिसे हम प्रीपेड सैलरी भी कह सकते हैं। तो प्रीपेड मैंने एडवांस में जो पैसा पे किया होगा, खर्चे पे किए होंगे, वो हमारे लिए एसेट बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? एसेट बन जाएगा। तो प्रीपेड सैलरी इज एसेट, प्रीपेड सैलरी इज एसेट। और किस फॉर्म में पे किया? कैश में पे किया। कैश भी एसेट है, कैश भी एसेट है। तो जब एसेट इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुआ, यहां पर जो हमारा प्रीपेड सैलरी है, एसेट है, वो इंक्रीज हो गया, और कैश एसेट है वो डिक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज होगा डेबिट, और एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जब हमारी इनकम ड्यू हो जाती है बट अगर मिली नहीं होगी, उसे हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और वो एसेट बन जाता है, वो एसेट होगा। मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, मैंने उनको ट्यूशंस, उनको क्लासेस दे दी, उनकी अभी तक फीस मेरे पास नहीं आई, तो दे आर माई एसेट बिकॉज आई एम सपोज टू टेक मनी फ्रॉम देम। मैंने उनसे पैसा लेना है, तो वो एक्रूड रेंट जो होता है वो एसेट बन जाएगा। एक्रूड रेंट क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। और रेंट जो है मेरे को मिलना था बट अभी तक मिला नहीं है, रेंट जो मुझे मिलना था अभी तक मिला नहीं है, ये जो रेंट होता है ये रेवेन्यू है। क्या है ये? रेवेन्यू। यहां पर क्या लिखा? रिसीव करना था, रेंट ऑफ द करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मैंने रिसीव करना था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो जो रेंट मेरे को मिलना था, मेरे लिए रेवेन्यू था, अभी तक नहीं मिला। तो एसेट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज जब होता है डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड। पिछले साल का किराया मुझे अब मिला। दैट मीन्स पिछले साल किराया नहीं मिला था, तो लास्ट ईयर जो रेंट नहीं मिला होगा वो क्या था? पिछले साल। जैसे इधर क्या लिखा? करंट ईयर का रेंट अभी नहीं मिला, तो जो करंट ईयर का रेंट नहीं मिला वो क्या बन गया? इट बिकम एक्रूड रेंट। वो क्या बन गया? एक्रूड रेंट। ये करंट ईयर का जब नहीं मिला। ऐसे ही पिछले साल जब हमें रेंट नहीं मिला था, जो पिछले साल रेंट नहीं मिला था वो क्या पिछले साल बन गया था? वो लास्ट ईयर बन गया एक्रूड रेंट। मिला नहीं था, एसेट है। और वो मिला कब? वो करंट ईयर में मिला, वो इस साल मिला। तो ये जो एक्रूड रेंट है ये एसेट है। ये हमें कब मिला? इस साल मिला। तो मेरा एसेट डिक्रीज हो जाएगा एक्रूड रेंट वाला। कैश एसेट है, कैश मिला, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया। तो जब एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लास्ट एंट्री, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला ईयर है, उस ईयर के लिए, फॉर दैट ईयर मेरे को रेंट मिल गया, और रेंट मेरे को एडवांस में मिल गया, पहले मिल गया। तो जो रेंट मेरे को एडवांस में मिल गया उसे हम बोलते हैं रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज माई लायबिलिटी। मेरे पास बच्चा को पढ़ने के लिए आता है, फर्स्ट डे आते ही मेरे को फीस सबमिट कर देता है, ठीक है जी, मेरे को आकर उसने फीस सबमिट कर दी। अब वो स्टूडेंट मेरे लिए क्या है? वो स्टूडेंट मेरे लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी? मैंने उससे पैसा लिया है।
मैंने उससे पैसा लिया है, अब उसको पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। दैट मीन्स वो स्टूडेंट मेरे लिए लायबिलिटी बन गया, मेरे लिए लायबिलिटी बन गया। और उसने मुझे क्या दिया? पैसा दिया, रेंट दिया। किस फॉर्म में दिया? कैश में दिया। तो कैश इज एसेट, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी। एसेट भी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। जब एसेट इंक्रीज होगा डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कुछ और ट्रांजैक्शंस, कुछ और जनरल एंट्रीज आपको मैं सिखाऊंगा। इन सबको साथ साथ रिवाइज करिए। कोई डाउट है मोस्ट वेलकम, साथ साथ पूछोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको साथ साथ नहीं पढ़ेंगे, पाइल अप होता जाएगा, बर्डन आपका बढ़ता जाएगा, तो आगे जाकर आपको दिक्कत आएगी। टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो हम इसे जितना जल्दी हो सके पहले एक बार कवर अप कर लें, ताकि हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज भी कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।